हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11th की एक्सरसाइज है चैप्टर 1 जिसका नाम है समुच्चय। ठीक है, तो हम आज समुच्चय की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने 1.1, 2, 3 तीन एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो अगर आपके पास भी यही वाली बुक है एनसीईआरटी की और आपके क्वेश्चन मैच हो रहे हैं तो आप ये वीडियो पूरी देखना लास्ट तक, क्योंकि मैं एक वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज कराने वाली हूँ। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक समुच्चय दे रखा है x 1, 3 एंड 5। दूसरा क्या दे रखा है y 1, 2 एंड 3। देखो, सम्मिलन का मतलब क्या होता है, जो सेट 1 है और सेट 2 है, इनके जितने भी अवयव हैं दोनों को एक साथ जोड़कर जोड़े बनाना। ठीक है, तो हम इसका समुच्चय कैसे बनाएंगे। यहाँ पर और एक चीज़ और होती है, सम्मिलन का मतलब होता है दोनों के जो अवयव हैं उस एक सेट के अंदर हम इसके भी अवयव और इसके भी अवयव, सारे अवयव को लेने वाले हैं। ठीक है, और देखो सम्मिलन का जो साइन होता है, सम्मिलन में यहाँ पे लिख देती हूँ सम्मिलन, इसका मतलब होता है यूनियन, यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, यूनियन सेट। और इसको शो किससे करते हैं, यू से। ठीक है, इस तरह से हम इसको शो दैट करते हैं। अब हम इसके अंदर दोनों सेट का अगर निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स यूनियन वाई। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। देखो, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, 1 दोनों के अंदर है तो 1 को भी हम क्या, मतलब पहले हम इसको दोनों को लिख लेते हैं 1, 3 एंड 5 यूनियन 1, 2 एंड 3। पहले हमें इस तरह से लिखना है। ठीक है, दोनों सेट को लिख लेना है और उनके बीच में यूनियन का साइन बनाना है। इससे लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, देखो 1 जो है दोनों के अंदर रिपीट हो रहा है ना, तो 1 को हम एक बार लिखेंगे 1। देन उसके बाद क्या आता है 2, 2 इसके अंदर नहीं है, फिर भी हम 2 लिखेंगे क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स लेने हैं, इस सेट के भी और इस सेट के भी। जो रिपीट हो रहे हैं उनको हम एक बार लिखेंगे और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, तो 1, 2 देन 3, और इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 एक बार आ गया, देन 5। ठीक है, तो यानी कि सेट एक्स यूनियन ऑफ वाई क्या बना है यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 5। ठीक है, यही हो जाएगा यूनियन ऑफ सेट। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले इसका सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है ए, के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, एंड दूसरा क्या दे रखा है, बी के अंदर क्या दे रखा है यहाँ पे स्मॉल बी एंड सी। ठीक है, तो सम्मिलन दे रखा है क्वेश्चन में, तो सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन। अब हमें सबका इसमें यूनियन निकालना है। ठीक है,
तो इसका भी हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी बराबर ए ई आई ओ यू यूनियन ए बी एंड सी। ठीक है, दोनों को हम यहाँ पे यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए दोनों में है, ए को एक बार लिखेंगे, देन उसके बाद बी, देन सी, देन ई आई एंड ओ एंड यू। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे इसके भी और इसके भी सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, बस रिपीट नहीं होने चाहिए, है ना। ए बी सी ई आई ओ यू, ये पूरा क्या बन गया, ए यूनियन ऑफ बी। ठीक है, सेट यूनियन सेट बन गया है यहाँ पे। थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है सेट में एक्स जो है वो एक प्राकृत संख्या है ना। और जो बी दे रखा है वो क्या दे रखा है यहाँ पर, एक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर जो दे रखा है एक प्राकृत संख्या है तथा 3 का क्या है, गुणज है। गुणज का क्या मतलब होता है, 3 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका ए यूनियन मतलब क्या बनेगा, ए यूनियन ऑफ बी क्या बनेगा यहाँ पे, तो पहले वाले में क्या दे रखा था, x जो है वो एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। ठीक है, तो 3 का गुणज कैसे, मतलब पहले तो 3 का गुणज 3 होगा, देन उसके बाद ए के अंदर कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, बस ए को देख रहे हैं। और दूसरा क्या होगा, 3 का गुणज 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो जैसे ये चलता रहेगा, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के अंदर जितने भी नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं उसको हम यहाँ पे फर्स्ट वाले सेट में लिख लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद यूनियन ऑफ 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम कौन कौन सी आएंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 1 से लेकर 6 तक की सारी यहाँ पे संख्या यहाँ पे आ गई हैं। अगर आपको यहाँ पे 6 से कम दे रखा है तो 6 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, 5 तक रहने दो उसको। अब देखें यहाँ पे यूनियन मतलब इसके अंदर तो सारे हैं, 3 6 9 आगे तक भी चलता रहेगा। ये कंफर्म नहीं है कि आप इसे लास्ट तक लेके चलो, लेकिन इसका यूनियन क्या बनेगा, यूनियन के अंदर सबसे पहले आ जाएगा 1, हम स्मॉल डिजिट से स्टार्ट करते हैं, 2 3 दोनों में 3 को भी ले लेंगे, देन 4 देन 5 एंड 6 एंड 9। ठीक है, और अभी यहाँ पे इसके बाद कर लिख देंगे या 3 संख्या का गुणज। ठीक है, गुणज मतलब आगे तक और भी जो संख्या 3 संख्या है उसके गुणज आगे तक चलते रहेंगे। ठीक है, उस तरह से हमें इसका यूनियन बना देना है। तो ये यूनियन भी क्या हो जाएगा, ये। उसके बाद हम करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में दिया हुआ है प्राकृत संख्या है। अच्छा, दिख तो रहा है ना कॉपी में। और दूसरा क्या दे रखा है, इसके अंदर 1 जो है 1 इज स्मॉलर देन x एंड x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 6। मतलब x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी और 6 से छोटी या 6 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल टू का मतलब होता है 6 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद
बी वाले सेट में क्या दे रखा है यहाँ पर, एक्स इज सच दैट, एक्स जो है वो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है देन एक्स एंड एक्स इज स्मॉलर देन 10। देखो अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स की वैल्यू आएगी, मतलब जो एक्स का सेट बनेगा वो 10 से कम और 6 से ज़्यादा बनेगा, ठीक है। मतलब 10 भी नहीं ले सकते उसमें और 6 को भी नहीं ले सकते, है ना। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता है, यहाँ पे इक्वल टू होता तो हम 10 को भी ऐड कर लेते हैं। चलो पहले इन सेट को बना लेते हैं। यहाँ पर सेट ए कैसा बनेगा, 1 के और 6 के बीच में, मतलब 6 भी लेना है, यहाँ पर इक्वल टू है ना तो 6 को भी ले लेंगे। तो 1 को नहीं लेंगे, 2 को लेंगे क्योंकि 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू यहाँ पर नहीं है। 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और बी वाले में क्या ले लेंगे, बी वाले में क्या ले लेंगे, 6 से बड़ा लेना है तो 7 8 9 एंड 10 भी देखो यहाँ पर 10 के साथ इक्वल टू नहीं है तो 9 तक ही रहने देंगे। तो ए के सेट के अंदर क्या है, 2 3 5 4 5 6 एंड बी के अंदर 7 8 एंड 9 आया है। अब इसका यूनियन निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी क्या है यहाँ पे, ए यूनियन बी हो जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। अब इसके बाद एक पार्ट और बचा है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें दे रखा है सेट ए बराबर क्या दे रखा है, 1 2 एंड 3। और जो सेट बी है, बी बराबर दे रखा है फाइनाइट। अब देखो सॉरी एम्प्टी सेट, ठीक है। ए बराबर दे रखा है 1 2 3 एंड बी में दे रखा है एम्प्टी, मतलब बिल्कुल खाली है। तो इसका हम ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, देखो खाली भी एक सेट होता है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, 5 1 2 एंड 3, ठीक है। यही हो जाएगा इसका आंसर। या फिर आप इसको फाइल लिख भी सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, ऊपर लिख लेते हैं ताकि तुम्हें याद रहे कि हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। 1.4। तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। 2 में क्या दे रखा है, मान लीजिए कि एक सेट दे रखा है जिसके अंदर ए एंड बी दो एलिमेंट्स दे रखे हैं एंड बी इज इक्वल टू दे रखा है ए बी एंड सी, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या एज सुपर, ये सिंबल होता है उपसमुच्चय का, तो ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का या फिर ए यूनियन बी, ये वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। ए इक्वल टू क्या दे रखा है, ए एंड बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए बी सी। देखो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट दे रखा है ए जो सबसेट ऑफ बी, इसका क्या मतलब होता है कि ए के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब ए के जो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, वो सारे किसको बिलोंग करने चाहिए, बी के एलिमेंट्स को, ए बी सी, इसको पूरे को इसको बिलोंग करना चाहिए, है ना। मतलब जो एलिमेंट्स इसके अंदर है वे पूरे को पूरे इसके अंदर होने चाहिए। यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पर भी ए और बी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ पी, ठीक है। या फिर आप इसको उचित समुच्चय भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे लिख देंगे यस या फिर हाँ, ए जो है वो समुच्चय बी का उपसमुच्चय है,
है, ये लाइन लिख देना। उसके बाद हमें यहाँ पे यूनियन निकालेंगे। ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी मतलब ए बी एंड यूनियन ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए दोनों में है तो ए भी लिख लेंगे, बी दोनों में है बी भी लिख लेंगे, एंड सी अलग है तो सी को भी लिख लेंगे। ठीक है, जो एलिमेंट्स दोनों में इक्वल है मतलब दोनों के अंदर है उसको हम एक बार लिखेंगे, और उससे अलग जितने भी डिफरेंट है उन सबको उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आने चाहिए यूनियन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं हम। इसमें क्या दे रखा है? यदि ए बराबर 1 2 3 एंड 4, ठीक है, एंड बी बराबर 3 4 5 एंड 6, एंड सी भी दे रखा है यहाँ पर 5 6 7 एंड 8, और डी भी दे रखा है 7 8 9 और 10। ठीक है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित ये यहाँ पे आप लोगों के सामने 4 सेट दे दिए हैं ए बी सी एंड डी। अब ये बोल रहे हैं कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए, या फिर इसके बाद में दे दिया है पहले वाले पे कि इन गिन की वैल्यू निकालनी है। इनसे पहले वैल्यू निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे निकलेगा? ए और बी के अंदर, तो इसके सेट को लिख लेंगे 1 2 3 4 एंड यूनियन 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। देन उसके बाद इसके अंदर 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, लिख लेंगे 1 2 है, देन 3 रिपीट हो रहा है, 3 को एक बार लिखेंगे, 4 रिपीट हो रहा है, 4 को भी एक बार लिखेंगे, देन 5 एंड 6। तो ये ए यूनियन बी निकल के क्या गया यहाँ पर? 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद हम करेंगे अगले वाला पार्ट, जो कि क्या दे रखा है यहाँ पर? ए इज यूनियन ऑफ सी। देखो इसी तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं सारे। यूनियन का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं, उनको हमें सारे एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर लिखना है। ठीक है, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स एक जगह पे हमें यहाँ पर लिखने हैं। अब हमें ए और सी का भी ऐसे निकालना है, मतलब ए एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स सारे एक जगह लिखने हैं। ये होता है आप लोगों का होमवर्क में, इसको तुम खुद करना। ठीक है, अब हम कर लेते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर क्या दे रखा है? बी यूनियन सी, एंड पार्ट 4 सी बी यूनियन ऑफ डी। तो ये भी आप, ये तीनों आपके एचडब्ल्यू में है। यूनियन आप लोगों को निकालना आ गया है। सबसे पहले ए और बी का मैंने निकाल के आपको दिखा दिया है। अब आपको निकालना है ए का और सी का, मतलब ए का लेना है और सी का सेट लेना है, दोनों इन दोनों सेट के बीच में आपको यूनियन निकालना है। उसके बाद बी का और सी का, मतलब बी और सी इन दोनों के बीच का। तो यहाँ पर ए यूनियन बी और बी यूनियन सी और सी यूनियन डी एंड बी यूनियन डी। ठीक है, इन सब का मैंने एक का आपको दिखा दिया, तीनों का आपको होमवर्क में दे दिया है, इसको तुम खुद करना। ठीक है, ये बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हो। अब इसका हम 4th के बाद 5th वाला पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो 5th वाला पार्ट देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है यहाँ पर? ए यूनियन बी एंड बी यूनियन सी, मतलब इसका क्या मतलब है?
या तो आप इन दोनों का यूनियन निकाल लो पहले, ठीक है, और उसके बाद ए का यूनियन उसके साथ बना लो, या फिर एक और बी का यूनियन निकाल लो, देन उसके बाद सी का यूनियन उसके साथ बना लो, है ना। तो मैंने क्या कर रखा है, एक और बी का निकाल रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम एक और बी का यूनियन लिख लेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन ऑफ सी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ना। तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या निकली है हमारी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। देन यूनियन ऑफ सी, सी कहाँ पर है, ये रहा, 5 6 7 8, 5 6 सॉरी 7 एंड 8, ठीक है। अब देखो जितने एलिमेंट्स इसके अंदर रिपीट हो रहे हैं उनको हम नहीं लिखेंगे। 5 और 6 यहाँ पे भी है, 5 और 6 यहाँ पे भी है, तो इसको तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद अब हम इसको कैसे लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, बाकी के क्या बचे, ये दोनों 7 एंड 8, ठीक है। तो यानी कि ए यूनियन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी जो निकल के आया है वो क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर ये होगा। इस तरह से आप लोगों को करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अपनी कॉपी में इसी तरह से आप लोगों को ये सॉल्व करना है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मतलब थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 6 देख लेते हैं। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं। अब 6 वाले को देख लेते हैं, इसके अंदर क्या दे रखा है, ए यूनियन बी देन यूनियन डी। अब देखो बिल्कुल इसकी तरह से करना है, ए यूनियन बी निकाल रखा है मैंने ऑलरेडी, है ना, 1 2 3 4 5 6, और डी क्या है, डी का भी एलिमेंट्स ये वाले 7 8 9 10। तो इन दोनों का एलिमेंट्स को एक साथ लिखना है और इनका यूनियन निकालना है। इस तरीके से ए यूनियन बी जो कि दे रखा है, देन यूनियन ऑफ डी। तो इसको भी मैं ही करा देती हूँ, चलो। इसके बाद जो एक और है उसको तुम खुद करना, ठीक है। ये यूनियन बी के दे रखा था 1 2 3 4 5 6, मतलब जो हमने निकाला था ये वाला, इसको लिख लेंगे पहले। देन यूनियन ऑफ डी, डी क्या है क्वेश्चन में दे रखा है 7 8 9 10, तो लिख लेंगे 7 8 9 एंड 10, ओके। अब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। तो ए यूनियन बी एंड यूनियन सी निकल के क्या आ गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद जो लास्ट नहीं है अभी, तो 7 जो पार्ट बचा है उसके अंदर क्या करना है, हाँ ये लास्ट ही है, बी यूनियन सी एंड सी यूनियन डी। तो ये है आप लोगों का होमवर्क, इसको आपको घर से करना है, मतलब खुद से करना है ये आपको, और इसका आंसर जो भी आपका आएगा उसको आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। ये बोल देना एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर थर्ड का 7 पार्ट, ठीक है, उसका आंसर लिख देना फिर कमेंट सेक्शन में। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर किस पर आ गए, फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देख लेते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, इसलिए मैं आपको जो क्वेश्चन सेम है ना, जिनके आंसर भी एक तरह से सेम से ही आने हैं, तो उनको मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ, क्योंकि वो इजी हैं, आप उन्हें इजीली कर सकते हो। अगर एक बार आपके मेथड समझ में आ गया तो आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन अलग हैं जो देखने मुझे लगेगा कि आपसे नहीं होंगे, वो मैं करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 4 ही करा है हमने अभी, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ रहे हैं। तो 5 वाला देखते हैं बस। इसमें क्या दिया पता नहीं, आपके बुक में 4th पे होगा या 5th पे होगा, ये मुझे नहीं पता,
ठीक है। इसमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक बात बताओ, अभी मैंने आप लोगों को इससे पहले जो क्वेश्चन कराए हैं उनमें क्या सिखाया था? यूनियन मतलब सम्मिलन समुच्चय निकालना सिखाया था, है ना। यूनियन जो ये आप बना रहे थे ना, बार बार यू की तरह से इस तरह से निकाल रहे थे, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, ये क्या था? सम्मिलन समुच्चय, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सम्मिलन समुच्चय, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनियन। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है उसमें बोल रहा है सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो ये सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है? सर्वनिष्ठ इसको हम हिंदी में बोलते हैं इंटरसेक्शन सेट, ठीक है। इंटरसेक्शन सेट का क्या मतलब होता है? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो यू बन रहा था ये सीधा, मतलब यहाँ पे यू इस शेप में बन रहा था, ठीक है। ये जो यहाँ पे साइन बन रहा है ये पूरा यू के शेप में बन रहा है, लेकिन जब हम इसको सर्वनिष्ठ समुच्चय के रूप में बनाएंगे तो इसको हम कैसे सिंबल देंगे? यहाँ पर इसको हम उल्टा यू बना देंगे इस तरीके से। इसका अपोजिट जो बनेगा इसको बोलते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन। मतलब अब देखो, आपको अपोजिट से समझ में आ रहा है कि अगर इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? इसके अंदर बस वही एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन होंगे, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन। एक तरह से आप इसको HCF भी समझ सकते हो, जैसे HCF निकालते हैं ना, HCF की जो वैल्यू निकालते हैं, आपने पढ़ी होगी 6, 7, 8 में कभी भी पढ़ी होगी। तो HCF में क्या करते हैं, अगर हम 2 का और 6 का HCF निकालेंगे तो इसका HCF क्या आएगा? 2 आएगा, है ना। लेकिन अगर हम इसका LCM निकालेंगे तो LCM क्या आएगा? इसका 6 आएगा। 6 क्या होता है? LCM, और HCF क्या होता है इसका? 2, है ना। तो इसी तरीके से सर्वनिष्ठ समुच्चय के अंदर क्या होगा, यानी कि इंटरसेक्शनल सेट कैसे निकाला जाता है, ये अब हम इस क्वेश्चन में आपको मैं पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ। चलो करते हैं इसके क्वेश्चन। बस इतना ध्यान रखना है आपको, यूनियन मतलब LCM और इंटरसेक्शन का मतलब होता है HCF, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है इंटरसेक्शन निकालने के लिए, वो क्या दे रखा है यहाँ पर? इसमें पहले ही बोल दिया है कि क्वेश्चन जो, एक सेकेंड पे यहाँ पे देखो दोबारा से, यहाँ पे देखो क्या बोल दिया है, प्रश्न नंबर 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 1 में जितने भी समुच्चय दे रखे थे X, Y, A, B, C, D जो भी दे रखा था उसका तुम्हें यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन निकालने का स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या दे रखा था? X इज इक्वल टू 1, 3 and 5 एंड Y इज इक्वल टू दे रखा था 1, 2 and 3, ठीक है। अब देखो, यूनियन के अंदर आपने क्या करा था? इसके सारे एलिमेंट्स, इसके सारे एलिमेंट्स सब ले लिए थे, है ना। LCM की तरह सारे एलिमेंट्स ले लिए थे, बस रिपीट नहीं करे थे। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या करना है? X इंटरसेक्शन Y, पहले तो ऐसे लिखना है, ठीक है, इसको इस तरह से लिखना है। उसके बाद 1, 3, 5 इंटरसेक्शन ऑफ 1, 2 and 3, ठीक है। अब देखो, इनके अंदर जो भी कॉमन है वो लेंगे हम, ठीक है। उसके अलावा जो डिफरेंट है, जो अलग अलग है, उनको हम नहीं लेंगे। तो कौन कौन से कॉमन है? 1 and 2, तो 1 ले लेंगे। 2 यहाँ पे कॉमन नहीं है, यहाँ पे क्या है? 3 कॉमन है, देखो 3 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? 3। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 2 और 5 को छोड़ देंगे। तो इसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा? 1 and 3, ठीक है।
तो ये इसका आंसर होगा x इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू दिस। समझ में आ गया आपको इंटरसेक्शन क्या होता है, और यूनियन तो आपके समझ में आ गया होगा, है ना। बाकी के इसके पार्ट ए यूनियन बी एक और इंटरसेक्शन को मैं और दिखा देती हूँ, उसके बाद के आगे के पार्ट आप अपना आप कर लेना। ए ई आई ओ यू, ये सेकंड वाले पार्ट में दे रखा था क्वेश्चन नंबर 1 के, ए बी एंड सी, ठीक है। तो मैंने इसी तरह लिख लिया है। अब उसके बाद इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, दोनों में ए कॉमन है, ए लिख लेंगे, बी यहाँ पे नहीं है, सी भी नहीं है ना, इसको हम बस ए ही रहने देते हैं, इसके अंदर और कुछ भी नहीं आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया यहाँ पे, ए, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट दोनों इसी तरह से करने हैं आपको। चलो मैं फोर्थ और फिफ्थ करा देती हूँ, है ना। थर्ड और फोर्थ आप अपना कर लोगे, फोर्थ और फिफ्थ करा देती हूँ मैं यहाँ पे। फोर्थ वाले में क्या दे रखा था, एज इंटरसेक्शन बी 2 3 4 5 एंड 6 इंटरसेक्शन 7 8 एंड 9। अब देखो इसके अंदर है 2 3 4 5 6 और दूसरे वाले बी के अंदर है 7 8 9। तो क्या इनमें से कोई सा भी एक भी एलिमेंट्स कॉमन है, मतलब रिपीट हो रहा है कि यहाँ पे है और यहाँ पे है, कोई सा भी नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे है 2, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है ना। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे देयर इज़ 5 सेट, मतलब ये जो है आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा, है। तो इसको हम रिक्त समुच्चय के फॉर्म में 5 के रूप में लिख देंगे। इसको जो दे रखा था वो क्या था, ए एंड बी, ए के अंदर थे 1 2 एंड 3 एंड बी के अंदर क्या था 5 था, है ना। ये लास्ट वाला था क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट। तो देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे क्या है 5, 5 का मतलब क्या होता है 0। तो अगर हम दोनों के बीच के वो निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 6 पर। 6 में क्या दिया हुआ है, यदि सेट ए के अंदर दे रखा है 3 5 7 9 11, एक तरह से प्राइम नंबर दे दिए हैं। एंड बी के अंदर क्या दे रखा है 7 9 11 एंड 13 एंड सी के अंदर 11 13 एंड 15 और डी भी दे रखा है। डी के अंदर क्या दे रखा है 15 एंड 17, ठीक है। तो बोल रहा है तो निम्नलिखित निम्न के जो मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। कीजिए, नीचे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। ए बी सी डी 4 सेट दे दिए इनसे, तो मैं आगे की वैल्यू निकालनी है। तो इसके अंदर भी सेम वही है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है पहले तो, ठीक है। तो चलिए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए के अंदर फैक्टर कौन कौन से हैं 3 5 7 9 एंड 11। बी के अंदर कौन कौन से हैं 7 9 11 एंड 13, ठीक है। इंटरसेक्शन के अंदर मतलब कॉमन देखना है, 3 है नहीं है काट दो, 5 है नहीं है काट दो, 7 है यस 7 दोनों में है तो 7 को लिख लेंगे। देन 9 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो 9 को भी लिख लेंगे। देन 11 यहाँ पर है और यहाँ पर है तो 11 को भी हम लिख लेंगे। 13 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो 13 को भी छोड़ देंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 7 9 और 11। इसके बाद का सेकंड दे रखा है बी यूनिट बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया आपका होमवर्क, इसको आप खुद करेंगे। समझ में तो आपके आ ही गए होगा, है ना।
कि इंटरसेक्शन कैसे निकलता है। थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ए इंटरसेक्शन सी एंड इंटरसेक्शन डी, इसको करते हैं हम, ठीक है। इस वाले में तो देखो ए इंटरसेक्शन सी मतलब पहले ए और सी का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। पहले पहले लिख लेते हैं हम ए इंटरसेक्शन सी एंड देन इंटरसेक्शन ऑफ डी। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या निकलेगा हमारा, ए के एलिमेंट्स क्या थे, 3, 5, 7, 9, 11 एंड इंटरसेक्शन सी के कौन कौन से थे, 11, 13 एंड 15। तो क्या बनेगा कॉमन, 3 यहाँ पे नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 है बस, ठीक है। तो इसके अंदर कैपिटल क्या आ गई, 11। तो हमें क्या निकालना था, ए इंटरसेक्शन सी एंड इंटरसेक्शन ऑफ डी। तो इंटरसेक्शन सी वाला क्या आ गया है, 11 को लिख लेंगे। देन ए डी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। डी के अंदर क्या क्या दे रखा है, 15 एंड 17, 15 एंड 17, ठीक है। अब क्या 11 इन दोनों के अंदर है, नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, और कोई से भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देयर इज रिक्त समुच्चय इनफाइनाइट सेट। तो यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अभी तक आई होप कि आपका सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद दो पार्ट दे रखे हैं, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ में दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी, वो भी आप निकाल लोगे, है ना, सिंपल है। और फिफ्थ में दे रखा है बी इंटरसेक्शन डी, डी भी आप निकालोगे, बी का और डी का, है ना। यहाँ पे उसके बाद सिक्स्थ वाले पार्ट में कुछ अलग दे रखा है, तो उसको मैं करा देती हूँ। सिक्स्थ वाला करते हैं अब हम, ठीक है। सिक्स्थ वाले में क्या दिया हुआ था, ये डैश लगा हुआ है क्या इसके ऊपर, नहीं, हाँ सिक्स्थ वाले में दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ सी। देखो ये वाला पता है क्यों अलग है, क्योंकि इसके अंदर इंटरसेक्शन भी आ रहा है, यूनियन भी आ रहा है। लेकिन आपको पहले क्या करना है, जहाँ पे ब्रैकेट है, हमेशा हम जो भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसमें पहले ब्रैकेट वाले जो साइड होती है उसको सोल्व करना होता है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद हम उसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बी यूनियन ऑफ सी, सॉरी सी। तो बी यूनियन सी निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, बी के एलिमेंट्स कौन कौन से दे रखे थे, 7, 9, 11 एंड 13 लिख लेंगे, 7, 9, 11 एंड 13। उसके बाद यूनियन ऑफ सी, सी 11, 13, 15, ठीक है। दोनों को जब यूनियन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 7 कॉमन है, नहीं है, 9 कॉमन है, नहीं है, 11 कॉमन है, हाँ दोनों में है, ठीक है, यस 11 को लिख लेंगे। देन उसके बाद 13 कॉमन है, तो 13 भी कॉमन है, तो 13 को लिख लेंगे। और ये सब, अरे ये मैंने क्या कर दिया, हमें यूनियन वाला निकालना था, है ना, सॉरी मुझसे गलती से हो गया। आप ये मिस्टेक मत करना, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। यूनियन के अंदर क्या है, हमारे सारे एलिमेंट्स आएंगे सर, 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, 11 भी आएगा, 13 भी आएगा और 15 भी आएगा, ठीक है। तो यूनियन के अंदर हमारे सब आ जाता है, सारे एलिमेंट्स। मैंने इंटरसेक्शन निकाल दिया, तो उसको थोड़ा सा आप हटा देना अपना, आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अब हमारा यूनियन आ गया है, तो अब हम निकालेंगे इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ सी। तो इसको कैसे करेंगे, ए की वैल्यू क्या क्या दे रखी थी, 3, 5, 7, 9, 11, है ना। और इंटरसेक्शन मतलब इसके अंदर की ये वाली 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो इंटरसेक्शन का तो आपको पता ही है, अभी बताया मैंने। 3 यहाँ पे है कॉमन, नहीं है, 5 है, नहीं है, 7 है, तो 7 को लिख लेंगे। देन उसके बाद 9 भी है और 11 भी है, ठीक है। तो
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ सी की वैल्यू क्या आगे निकल कर यहाँ पर 7, 9 एंड 11। ठीक है, यही हो जाएगा फाइनल आंसर। देख लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ सी की वैल्यू क्या आई है 7, 9 और 11। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है और इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन का ये पार्ट तो हो गया, बचे हैं इसके अब दो पार्ट 9 और 10। देखो 9 भी वही है और 10 भी वही है, तो मैं दोनों में से बताओ कौन सा कराऊँ। आप कमेंट में बता देना, या फिर चलो मैं अभी करा रही हूँ 9 वाला करा रही हूँ, 10 वाला आपको घर से करके लाना है। ठीक है, उसका आंसर कमेंट में मुझे बता देना। तो चलो इसका 9th वाला पार्ट कर लेते हैं हम। इसमें क्या दे रखा था 9th वाले में, ए इंटरसेक्शन बी एंड ब्रैकेट क्लोज्ड, देन उसके बाद ब्रैकेट बी यूनियन ऑफ सी। ठीक है, तो अगर आपको यूनियन और इंटरसेक्शन अच्छे से समझ में आ गया ना एक बार, तो फिर ये चाहे ब्रैकेट में दो या फिर कैसे भी बना के दो, ठीक है, आप उसको इजीली निकाल लोगे। बस आपको प्रोसेस अच्छे से आना चाहिए कि पहले आप ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको बीच से इंटरसेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमने अभी निकाला था। क्या आई थी उसकी वैल्यू, ए इंटरसेक्शन बी निकाला था, ये रहा। इसकी वैल्यू आई थी 7, 9 एंड 11। ठीक है, इसको हम वहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसकी वैल्यू 7, 9 एंड 11। ठीक है, ये आई थी हमारी ए इंटरसेक्शन बी की। अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं दूसरा बी यूनियन ऑफ सी। तो यूनियन की शायद हमने नहीं निकाले थे, तो यूनियन के हम निकाल लेंगे। पहले हम बी के फैक्टर लिखेंगे यहाँ पर। बी के कौन कौन से दे रखे, तो यहाँ पर बी के कौन कौन से दे रखे थे 7, 9, 11, 13। ये बी के फैक्टर थे, और सी के क्या थे 11, 13, 15। ठीक है, तो इनको हम लिखते हैं उधर 7, 9, 11 एंड 13 यूनियन ऑफ 13 सॉरी 11, 13 एंड 15। ठीक है, तो यहाँ पर भी इनका यूनियन निकाल लेंगे। यूनियन का निकल के आएगा 7, 9, 11, 13 एंड 15। ठीक है, यूनियन के अंदर हम सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं दोनों सेट के। ठीक है, अब हमें क्या, इसकी भी वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू आ गई। अब हम ये दोनों वैल्यू यहाँ पर फिट करेंगे, तो दोबारा से अब हम इसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी देन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई थी 7, 9 एंड 11। द इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या आई थी ये वाली, तो इसको लिख लेंगे 7, 9, 11, 13 एंड 15। ठीक है, अब हमें इन दोनों का भी इंटरसेक्शन निकालना होगा। ठीक है, दोनों का निकालते हैं। 7 है यहाँ पर है, जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों सेट के अंदर वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। 9 भी है एंड 11 भी है। ठीक है, क्योंकि 11 से आगे इसमें और कुछ कोई एलिमेंट्स है ही नहीं जो उसके अंदर है, तो इसलिए हम इसका इंटरसेक्शन क्या निकालेंगे 7, 9 और 11। यही होगा इसका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का 9th पार्ट। ठीक है, इसका 10th पार्ट आपको खुद करना है, बिल्कुल सेम इसी की तरह से। पहले आप ब्रैकेट वाली वैल्यू निकालेंगे इस तरह से। मैंने पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू निकाली ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी। ठीक है, जब वो वैल्यू आ जाए उसके बाद आपको दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो जो भी इंटरसेक्शन दे रखा होगा निकालने के लिए वो आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका होमवर्क। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। 7 देख लेते हैं 7 में क्या दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, यदि ए इक्वल टू
एक्स इज सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और बी इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स एक समप्राकृत संख्या है। ठीक है, इसके अंदर सी भी दे रखा है और डी भी दे रखा है, मतलब यहाँ पर भी आपको 4 सेट दे रखे हैं कुल मिलाकर। एक्स एक विषम संख्या है, 2 सम संख्या होगी, अब एक विषम संख्या आ गई है। और डी में क्या दे रखा है यहाँ पर, एक्स एक अभाज्य संख्या है। देखो यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर 4 तरह की संख्याओं की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर 4 सेट दे दिए हैं, देखो जिसमें सबसे पहले पे दिया हुआ है यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, एक्स क्या है, वो एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरे पे क्या दिया है, एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है और उसके बाद फिर एक विषम दे दिया और एक अभाज्य दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ना हमें सेट के रूप में लिखना है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रोस्टर रूप में हमें इसको पहले लिखना है सीक्वेंस वाइज। देन उसके बाद जो भी इसके ऑप्शन दे रखे हैं निकालने के लिए इसकी वैल्यू, उसको हम आगे का मेथड सोल्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट वाले सेट को देख लेते हैं यहाँ पर। यानी कि एक के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे तक चलते रहेंगे क्योंकि प्राकृतिक संख्या दे रखी है लेकिन कोई लिमिट नहीं दे रखी कि 1 से लेके 10 तक की लिखनी है या 1 से लेके 50 या 20 तक लिखनी है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे। दैन बी वाले में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक सम प्राकृतिक संख्याएँ हैं, मतलब 2 4 6 8 इस तरीके से चलती रहेंगी। सी में क्या दे रखा है, एक विषम प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 3 5 7 है ना, 7 के बाद 9 11 डैश सो ऑन। और डी के अंदर क्या दे रखा है यहाँ पर, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में सबसे पहले 2 देन 3 देन 5 देन 7 देन 11। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलती रहेंगी। सब निकालने के बाद, मतलब ए का सेट अलग निकालने के बाद बी का, सी का, डी का, उसके बाद ये पूछ रहा है कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में दे रखा है ए इज इंटरसेक्शन बी, ये निकालना है हमें। ठीक है, ऐसे इसके इसमें 1 2 3 4 5 5 6, हाँ 6 पार्ट दे रखे हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं अभी इसके बाद। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। मतलब ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। बी के अंदर क्या क्या है, 2 4 6 8। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी हमारे बी बी सेट के अंदर एलिमेंट्स है वही हमारे यहाँ पे क्या होंगे, इंटरसेक्शन होंगे, है ना। क्यों क्यों होंगे, क्योंकि देखो 1 है, 1 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, 3 है, 3 भी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा। जितने भी इवन नंबर को छोड़ के बाकी के नंबर हैं वो सब इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, बिलोंग ही नहीं करेंगे इसको। तो फिर ये इंटरसेक्शन कैसे बनेगा, है ना। क्योंकि अगर ये यूनियन होता तो हम इसके अंदर सब लिख लेते, 1 भी लिख लेते, 2 लिख लेते, 3 4 सब आ जाते। लेकिन इंटरसेक्शन के अंदर हमें बस वही लेने हैं जो कॉमन है। तो देखो यहाँ पर 2 एंड 2 कॉमन है, 4 एंड 4 कॉमन है, देन ऐसे 6 एंड 6 कॉमन होंगे। मतलब दो कहने का मतलब ये है कि दोनों जो सेट है उनके अंदर जितने भी इवन नंबर है, सम प्राकृतिक संख्या है, उन सब का यहाँ पे सेट हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं एक बार,
ए के अंदर क्या क्या है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 5 ले लेते हैं, 6, ठीक है। एंड बी के अंदर क्या क्या दे रखा है 2 4 6 8, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे कर देंगे 2। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, 4 है, 4 है, 4 दोनों तरफ है, तो 4 आ जाएगा। देन उसके बाद 6 भी आ जाएगा, क्योंकि 6 जो है इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है जो दोनों के अंदर बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे एंड डैश 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 ऑन, ठीक है। आगे तक ऐसे चलता रहेगा ये। तो ए इंटरसेक्शन बी के आगे निकल कर 2 4 6 8 10 12 ऐसे चलता रहेगा आगे तक, ठीक है। सो ऑन। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, इसके पार्ट में नेक्स्ट में क्या दे रखा था। नेक्स्ट वाले पार्ट में देख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड में दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी सी। अभी हमने बी का निकाला है, अब हमें सी का निकालना है। तो ए के अंदर क्या क्या है 1 2 3 4 5 है ना। एंड बी सी के अंदर क्या कौन से होंगे, सी के अंदर 1 3 5 7 9, मतलब जितने भी विषम संख्याएं हैं वो सी के अंदर है। 1 3 5 7 9 11 है ना, सो ऑन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या बनेगा, इंटरसेक्शन में क्या है दोनों के अंदर के कॉमन फैक्टर देखने होते हैं। तो कॉमन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी है 1, ठीक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, एंड यहाँ पर 5 है, वहाँ पर भी 5 है, ठीक है। तो ये ऐसे चलता रहेगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आएगी 1 3 5 7, मतलब जितने भी विषम संख्याएं हैं उनका यहाँ पे समुच्चय बनेगा, ठीक है। या इसको आप ऐसे लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू सी एंड दिस इज इक्वल टू बी, मतलब पूरा बी सेट है यहाँ पे, और यहाँ पर भी पूरा सी सेट यहाँ पे इसको बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। इससे आगे का थर्ड पार्ट आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें भी इंटरसेक्शन ही निकालना है ए का और डी का। ए का और डी का आपको इंटरसेक्शन निकालना है, तो उसके अंदर भी क्या आएगा, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं लाइक 2 3 5 11 13 है ना, उन सब का सेट जो बनेगा वही उसका इंटरसेक्शन होगा। मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया है, आप उसको करके देखना, हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है कि इसमें दिया हुआ है पहले वाले में प्राकृतिक संख्याएं, तो कैसे लिखोगे 1 2 3 4। सम संख्याएं का समुच्चय कैसे बनेगा 2 4 6 है ना। विषम का कैसे बनेगा 1 3 5, और अभाज्य संख्याओं का क्या बनेगा 2 5 6, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 then 3 then 5 then 7 and 11, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा अभी तक का। अब इस एक्सरसाइज के अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं, नहीं 2 नहीं बचे हैं, इसके अंदर है अभी 12 क्वेश्चन है। अभी हमने करा है 7 कंप्लीट, 8 पर हम आ गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, चलो। फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं स्टार्ट। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि असंयुक्त का मतलब क्या होता है। असंयुक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता देती हूँ,
ए के अंदर कोई एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी, ठीक है। और बी के अंदर एलिमेंट्स हैं डी, ई, एफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई सा भी ए के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अवयव हैं, क्या वो बी को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब बी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पे बोलोगे आप नो, मतलब एक भी एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स को मैच नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पे बी है, यहाँ पर नहीं है, सी है, सी भी नहीं है, डी है, डी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ई है, ई नहीं है। तो इसका एक भी एलिमेंट्स इसके अंदर मैच नहीं कर रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय, ठीक है। तो पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब इसका पहला पार्ट देख लेते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, एक सेट दिया हुआ है। एंड जो दूसरा सेट उसमें लिखा हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ पर x जो है वो बड़ा है 4 से और छोटा है 6 से। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है x की जो वैल्यू है 4 के और 6 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। तो चलो दोनों को लिख लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है यहाँ पे ई, सॉल्यूशन, इसको मान लेते हैं सेट ई 1, 2, 3 एंड 4 एंड एफ के अंदर क्या दिया हुआ था, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ पर एक्स जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू ए 4 के, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू ए 4 के एंड स्मॉलर देन इक्वल टू ए 6 के। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या होंगी 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ई के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो इसके अंदर हैं, नहीं है, लेकिन इसका जो 4 एलिमेंट है यहाँ पे देखो वो दोनों के अंदर है, मतलब 4 जो एलिमेंट्स है दोनों में मैच कर रहा है ना। और मैंने अभी आपको क्या बताया था, असंयुक्त का मतलब होता है एक भी एलिमेंट मैच नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे तो 4 मैच कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, ये है असंयुक्त समुच्चय है, समुच्चय नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 4 जो है दोनों के अंदर मैच कर रहा है। अगर एक भी इसका एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता तो हम उसको बोल देते हैं कि यह एक असंयुक्त समुच्चय है, ठीक है। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ था, एक फंक्शन दे रखा है यहाँ पर ए आई ओ एंड यू, और दूसरे वाले में क्या दे रखा है सी डी ई एंड एफ, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले में सारे वोवल्स आ गए हैं ए ई आई ओ यू, एंड सेकंड वाले में सी डी ई एफ, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो ई है ये दूसरे वाले में है, तो आप कहोगे यस, तो बस अगर एक भी एलिमेंट यहाँ पे मैच कर रहा है ना तो इसको हम बोल देंगे सीधा कि यह भी एक असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो सेकंड वाला भी नहीं है। थर्ड वाले में क्या दे रखा है, एक्स इज सच दैट एक्स एक पूर्णांक है एंड दूसरे वाले में एक्स इज सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है ना। तो इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पे दे दिया सीधा एक पूर्णांक है, यहाँ पे दे दिया विषम पूर्णांक है, तो मतलब जितने भी पूर्णांक है टोटल, पूर्णांक क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, जिसके अंदर सारे आ जाते हैं तो इसके अंदर तो सारे एग्जिस्ट करेंगे। मान लो इसके अंदर आ गया -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से आ गए,
विषम पूर्णांक मतलब -3 -1 एंड +1 एंड +3 +5। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे 1 कॉमन नहीं है? यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है। और अगर हम यहाँ पे -3 लिख देंगे, मतलब इसे और आगे तक करेंगे तो 3 भी यहाँ पे कॉमन है दोनों तरफ, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, यह भी एक असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो एक तो हो गया पूरा आपका सेट, इसके अंदर पूरे पूर्णांक है, मतलब सारे पॉजिटिव निगेटिव इवन और सब, ठीक है। और एक में दे दिया कि विषम पूर्णांक है, लेकिन इसके अंदर विषम भी तो पूर्णांक होंगे, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर सम ही हो, इसके अंदर सारे होंगे और इसके अंदर केवल विषम है, तो ये भी इसको एग्जिस्ट कर रहा है इजीली। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, लिख दिया मैंने कि यह एक असंयुक्त समुच्चय नहीं है। आई होप कि आपको अभी तक इतना समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड रुको, अभी क्वेश्चन उतारने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे लिखा होता है यह एक समपूर्णांक है ना, और यहाँ पे दिया हुआ है विषम। तो सम के अंदर कौन कौन से हैं? 1 भी नहीं आएगा यहाँ पर, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। इसके अंदर आएगा 2 4 2 4 4 आएगा यहाँ पर। अब बताइए, तो दोनों मैच ही नहीं कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा ये। मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन नोट करने में मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, मैंने ये चेक नहीं किया कि यहाँ पे भी सम पूर्णांक दे रखा है। तो बुक में मैंने अभी देखा है कि यहाँ पे सम पूर्णांक दे रखा है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वाले में सम पूर्णांक है और दूसरे वाले में विषम पूर्णांक है, तो दोनों ही अलग अलग डिफरेंट हो गए ना, कोई भी एक दूसरे को मैच ही नहीं करेगा यहाँ पे। तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे, यह एक असंयुक्त समुच्चय है, ठीक है। तो ये वाला है बस लास्ट वाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। एट 12 16 एंड 20 एंड सी इज इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पर, 2 4 6 8 10 एंड 12 एंड 14 एंड 16, ठीक है। एंड डी इज इक्वल टू दे रखा है 5 10 15 एंड 20। तो यहाँ पे भी 4 यहाँ पे सेट बना के दे रखे हैं। अभी बोल रहे तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है, a माइनस बी। इसका मतलब क्या होता है a माइनस बी का, कि a के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उसमें से b के एलिमेंट्स को माइनस कर देना, मतलब रिमूव कर देना, हटा देना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम a के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 3 6 9 12 15 18 21 माइनस 4 8 12 16 एंड 20, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब देखो, पहले तो हम एक लिख लेते हैं, 3 क्या 6 है इसमें कहीं, नहीं है, तो 6 से तो 6 माइनस ही नहीं होगा, 6 भी ऐसे लिखेंगे। 9 यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो 9 भी लिखेंगे। 12 है और यहाँ पे 12 है, तो 12 से 12 क्या हो गया, माइनस हो गया, कट गया, है ना। तो 12 तो हट जाएगा। 15 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 15 भी लिखेंगे। देन 15 के बाद देखो यहाँ पे 18, और
इसमें 18 नहीं है तो हम 18 भी लिख लेंगे। एंड 21 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो 21 भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो यही होता है माइनस का मतलब कि ए के तो हम सारे एलिमेंट्स को नोट करेंगे, ठीक है, लेकिन बी के एलिमेंट्स के अंदर जो भी यहाँ पे इसके अंदर मैच कर रहा है उसको हम ए में से माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे बस 12 ऐसा एलिमेंट्स था जो इसके अंदर था, तो इसलिए हमने 12 में से 12 को माइनस कर दिया, बाकी के सबको इनको हटा देंगे। ठीक है, ए के हमें सारे एलिमेंट्स वैसे ही लिखने हैं। तो यही होता है ए माइनस बी। एक और देखते हैं, उसको भी एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट में दे रखा था ए माइनस सी, तो ए के अंदर कौन कौन से हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। देन माइनस सी मतलब सी के अंदर कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। ठीक है, अब देखो क्योंकि हम ए में से सी को माइनस कर रहे हैं तो ए में क्या है, 3 इसके अंदर कहीं भी नहीं है तो 3 को लिख लेंगे। 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, तो 6 में से 6 गया, क्या बचा 0, तो 6 को हटा देंगे। 9 है यहाँ पर नहीं है, 9 को नोट करेंगे। 12 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है तो 12 भी यहाँ पर कैंसिल हो गया। उसके बाद 15 को देखते हैं, 15 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो 15 को लिखेंगे। मतलब हमें ए के सारे अवयव देखने हैं, ना कि बी के, उनको छोड़ दो, बस जो कॉमन है वो माइनस हो जाएंगे, बाकी के ए के हम सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 18 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो इसलिए 18 भी लिखा जाएगा। एंड 21 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो 21 भी लिख लेंगे। ठीक है, तो यानी कि ए माइनस सी का निकल के आ गया 3, 9, 15, 18 एंड 21। उसके बाद हम आ गए हैं थर्ड वाले पार्ट पर। ओके, थर्ड वाले पार्ट में क्या दे रखा है, ए माइनस टी। आई होप कि आपको ए माइनस बी, ए माइनस सी अभी तक इन दोनों समझ में आ गए होंगे, है ना, कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ए के एलिमेंट्स दोबारा से लिखेंगे 3, 6, 9। अगर नहीं आया है तो ये वाला एग्जाम्पल और देख लो, इससे समझ में आ जाएगा। 15 एंड 21 एंड माइनस डी करेंगे, डी की वैल्यू करके देंगे 5, 10, 15 एंड 20। ठीक है, अब बताओ 3 तो हम ऐसे लिखेंगे, 6 वहाँ पर भी नहीं है तो 6 भी ऐसे लिखेंगे, 9 वहाँ पर नहीं है 9 को भी ऐसे लिखेंगे। देन 12 वहाँ पर नहीं है तो 12 को भी लिखेंगे। 15 देखो 15 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, इसलिए 15 से 15 क्या होगा, 15 दोनों मैच कर रहे तो 15 कैंसिल हो जाएगा। एंड बचा क्या यहाँ पे 18 एंड 21, क्योंकि 18 भी नहीं है यहाँ पर, 21 भी नहीं है। आगे के इसके जितने भी पार्ट हैं मैं 4 तक करा रही हूँ, उससे आगे के जो है वो आप अपना कर लेना, क्योंकि सब में माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, डी माइनस सी यही कर रखा है। तो आप ये सब निकाल लेना, इजीली निकल जाएंगे, एक बार आपके समझ में आ जाएंगे। तो 4th में क्या दे रखा है यहाँ पर, बी माइनस ए। अच्छा, एक उल्टा भी समझा देती हूँ मैं आपको कि अगर बी में से माइनस करना है ए को तो कैसे करेंगे। तो पहले हम बी के फैक्टर लिखेंगे, 4, 8, 12, 16, 20 एंड माइनस ए के कौन कौन से थे यहाँ पर, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। ठीक है, अब बताओ क्या 4 इसके अंदर है कहीं, नहीं है, 4 को लिख लेंगे। 8 यहाँ पर है कहीं पे, नहीं है, 8 लिख लेंगे। 12 यहाँ पर है और 12 यहाँ पर भी है तो 12 से 12 हो गया कैंसिल। ठीक है, 16 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो 16 लिख लेंगे। एंड 20 भी यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है तो बी माइनस ए निकल के क्या आ गया, 4, 8, 16 एंड 20। ओके, आई होप कि अब तक आपके समझ में ये पूरा पक्का आ गया होगा कि ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, बी माइनस सी कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए कैसे निकालते हैं। अब हम चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 पर, उसके बाद करते हैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ था, यदि x इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी और y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ बी डी एंड जी, तो निम्न को ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वही दोबारा से वही चीज़ दे रखी है, x माइनस वाई निकालना है। इसका भी मैं आपको एक ही पार्ट कराऊंगी, 3 पार्ट दे रखे हैं। दूसरे में y माइनस एक्स निकालना है, ठीक है। तो x माइनस वाई कैसे करेंगे, ए बी सी एंड डी माइनस एफ बी डी जी। देखो अगर हम y माइनस एक्स माइनस वाई निकाल रहे हैं ना, तो इसमें हमें y के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। हमें बस होना चाहिए मतलब तो x वालों से, मतलब जो स्टार्टिंग वाले हैं उनसे। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखते हैं ए यहाँ पे है कहीं, अगर यहाँ पे नहीं भी है ना तो भी हम यहाँ पे ए को लिखेंगे, बी यहाँ पर है, दोनों तरफ है ना। तो बी से बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट, बी को छोड़ देंगे। देन सी और डी, बाकी का बचा हुआ एक्स के जितने भी एलिमेंट्स है वो हम यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ था, यदि आर जो है वो एक वास्तविक फलन है। आर का मैंने आपको बताया था, आर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया था कि ये वास्तविक संख्या क्या होती हैं, है ना। और क्यों क्या होता है, क्यों होता है परिमेय संख्याएं, जिसको हम क्यों से डिनोट करते हैं। का समुच्चय दे रखा है तो आर माइनस क्यू निकालना है, ठीक है। क्या होगा, अब एक बात बताओ, आर के अंदर वास्तविक संख्या मतलब सारी संख्या आ जाती हैं, और जो क्यू है उसके अंदर आते हैं केवल परिमेय संख्याएं। तो उसको हम कैसे निकालेंगे कि आर की जो वास्तविक संख्याएं हैं, मानो उसके अंदर है परिमेय और अपरिमेय दोनों, है ना। और जो सेकंड वाला है क्यू, उसके अंदर है केवल परिमेय संख्या है। तो इसको हम अगर आर माइनस क्यू करेंगे, मतलब वास्तविक संख्याएं माइनस परिमेय संख्याएं, है ना। तो हमारे सामने क्या बचेंगी, अगर हम आर माइनस क्यू करेंगे तो क्या बचेंगी, खाली अपरिमेय संख्याएं बचेंगी, ठीक है। क्योंकि जो इसके अंदर वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्याएं होंगी ना, उन परिमेय संख्याओं से ये वाली परिमेय संख्याएं कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो बाकी क्या क्या बचेंगी, जो यहाँ पर बची हुई हैं वो बचेंगी परिमेय अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह एक अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो किन परिमेय संख्या का समुच्चय बनेगा, अपरिमेय संख्याओं का। आप इस लाइन को ऐसे करके लिख सकते हैं, यह एक अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। तो 12 में देख रहे क्या दे रखा है, बताइए निम्न कथनों में सत्य और असत्य के बारे में यहाँ पर बताना है, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है, 2 3 4 एंड 5, एंड दूसरे वाले में क्या दे रखा है, 3 एंड 6। ये बोल रहा है ये एक असंयुक्त समुच्चय है, ये बोल रहा है ना। तो देखो असंयुक्त समुच्चय क्या बताया था मैंने आपको, जहाँ पर सेट ए और सेट बी दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, जो उनके अंदर के अवयव हैं, वो एक दूसरे को मैच ना कर रहे हों,
एक दूसरे में कॉमन ना हो, है ना। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 क्या है, तो यहाँ पे तो 3 कॉमन आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, यह एक असंयुक्त समुच्चय नहीं है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, है ना। सारे पार्ट में यहाँ पे फटाफट नोट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे पार्ट को नोट डाउन कर लिया है। फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दोनों में 3 कॉमन है, इसलिए ये असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यह एक समुच्चय है, तो इसलिए फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, मतलब फॉल्स हो जाएगा। सेकंड वाले में ए ई आई ओ यू एंड यहाँ पे क्या दे रखा है, ए। देखो यहाँ पे ए कॉमन आ गया दोनों में, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। थर्ड वाले में दे रखा है 2 4 10 एंड 14, 3 7 11 एंड 15, तो इनमें से कोई सा भी एलिमेंट्स मैच कर रहा है क्या। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, 4 है, 4 नहीं है, 10 है, 10 भी नहीं है, एंड 14 है, तो 14 भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, क्योंकि ये एक असंयुक्त समुच्चय है, ठीक है। 2 6 10, 3 7 11, 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, एंड 10 भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यह एक समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होती है एक्सरसाइज हमारी दी एंड, तो यहाँ पर होता है एक्सरसाइज 1.4 का दी एंड, ठीक है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई है तो लाइक कर देना, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है सेट के अंदर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।